Hello dear friends, welcome to online platform of Alliance Education, which is one of the leading education group situated in the central India. We provide online as well as offline classroom teaching on JEE, NEET, NDA. So this is chemistry and I am Dr. Govind Lohia. So in this first chapter, that is solid state lecture 1, we are going to see characteristics and classification of this solid. After watching online video, you will be provided with the notes and worksheet PDF. We are going to arrange weekly online test and quiz, online guidance on video call, short and to the point explanation for easy remembrance. These are the some advantages और what we say that ये हमारी कुछ खास बातें हैं जो हम लोग बहुत ही आसानी से आपको प्रोवाइड करते हैं. So for any video related, admission related queries, you can contact on a given number. So in this lecture, we are going to see definition of solid, properties of solid, types of solid, especially amorphous and crystalline solid, concept of isomorphism and polymorphism, and classification of solid. So डेफिनेशन ऑफ सॉलिड से हम लोग शुरू करते हैं. सॉलिड, ये स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हम लोग बात करते हैं. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिसमें सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज बाय द स्टेट्स ऑफ मैटर इन विच पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. दैट इज सॉलिड आर द सब्सटेंस. हम लोग सॉलिड के बारे में जब बात करेंगे तो इसके जो पार्टिकल्स है दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड एंड जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ. जो कि हम लोग लिक्विड में अगर बात करेंगे तो दे आर क्लोजली पैक्ड समहाउ नॉट एज गुड एज द सॉलिड बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर समहाउ लूज. और गैसेस में तो हम लोग बहुत बात करेंगे कि ये काफी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है या निग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है. सो सॉलिड आर द सब्सटेंस व्हिच हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप. तो सॉलिड को एक डेफिनेट वॉल्यूम भी है, डेफिनेट शेप भी है. लिक्विड ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर व्हाइल गैस तो घूमते रहेगा. सो सॉलिड नियरली इनकॉम्प्रेसिबल स्टेट्स ऑफ मैटर. अगर मुझे बात करना है तो सॉलिड का कॉम्प्रेशन जो है बहुत ही रेयर है. अगर हम लोग गैसेस के बारे में बात करेंगे तो गैसेस कैन बी इजीली कॉम्प्रेस्ड, जैसे कि हमारे घर में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है. सो नेक्स्ट, दिस इज द बिकॉज द पार्टिकल्स और यूनिट, ये ऐसा क्यों हो रहा है जो कि पार्टिकल्स और यूनिट जो सॉलिड में कंपोजिशन में है वो एटम, मॉलिक्यूल और आयन हो सकते हैं. मेकिंग अप द सॉलिड आर in a close contact and are in a fixed position. अगर हम लोग सॉलिड में बात करते हैं तो यहां पर आप देखो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल नेग्लिजिबल है. दे आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट, उनका बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है. वही लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस है, मॉलिक्यूल कैन मूव फ्रॉम दिस और घूम सकता है. गैसेस में वही बहुत ज्यादा है. ओके, सो होपफुली हमने डेफिनेशन कवर की है और आपको समझ में आई है कि सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द स्टेट्स ऑफ मैटर in which particles are closely packed and held together by a strong intermolecular attractive that means bonds or force. Now characteristic properties of the solids having a definite volume, just in a previous slide हमने देखा. irrespective of the size of the container, that means liquid जो कंटेनर में डालते हैं उसका साइज लेता है, जो कि सॉलिड के लिए लागू नहीं होता है. सॉलिड अपना खुद का एक साइज शेप लेके चलता है. सॉलिड्स आर रिजिड एंड हैव अ डेफिनेट शेप. सॉलिड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल. मेनी सॉलिड्स आर इन क्रिस्टलाइन नेचर.
these crystals have a definite patterns of angle and planes. It means that solids having a 3 dimension in a space, regular, repetitive internal unit of structure. That means whatever the solid crystalline in nature, हम लोग इसमें crystalline के बारे में बात करेंगे कि crystalline substances having a regular repetitive geometric pattern. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहां बात करना है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के बारे में, सो कैन आई सिंपली से दैट लेट्स सी वन क्रिस्टलाइन फॉर्म. इफ इट इज क्यूब, NaCl having a crystalline structure. So next is also there is a cube. I am drawing it as a square in a 2D. Consider it as a cube, and this is again a cube. If you see clearly, that is, it is a regular one cube, second cube, third cube, fourth cube, and likewise a arrangement of a crystal. So many solids having a crystalline nature having a regular, repetitive, orderly, geometric pattern. Geometric means cube, rhombic, octahedral, triclinic, monoclinic, likewise. Okay, so the density of solid is generally greater than that of the liquid. So density is the inherent property. That is, density is nothing but mass per unit volume. If we talk about the density, so mass per unit volume, definitely over here the mass of solid is more compared. That means whatever the space occupied by the solid, there is a very less intermolecular space. इसके पहले ही स्लाइड में हमने बात की कि सॉलिड की अरेंजमेंट ही ऐसी है कि उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम है, और उस वजह से वॉल्यूम कम है और मास ज्यादा है. तो यहां पर डेफिनेटली न्यूमरेटर बड़ा रहेगा और आपका वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, सॉरी कम रहेगा, न्यूमरेटर ज्यादा और डिनोमिनेटर लेस. अल्टीमेट आंसर विल बी मोर. सो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज मोर. दिस वन से लूप होल, और से हर चीज को जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक चीज बाईपास करती है, यहां पर वाटर के लिए है. आप नीचे हम एग्जांपल अगर आप देखो तो दिस इज आइस. अगर आप इस एग्जांपल को देखोगे आइस के, आप में से कितने लोगों ने घर में अपने पानी की पीने के बोतल में वाटर भर के फ्रीजर में रखा है? आपने देखा होगा कि वो बोतल जब आप फ्रीजर से निकालते हो तो वो फूली हुई रहती है. दैट मीन्स यहां हम लोग अगर बात करेंगे, सो डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ द वाटर. यहां सिर्फ डेंसिटी ऑफ वाटर के बारे में अगर मैं बात करूं तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ द आइस. तो यहां पे वाटर का सॉलिड पार्ट जो है वो आइस है, उसके लिए ये स्टेटमेंट लागू नहीं होंगी. बाकी सभी जगह हम लोग इसको एज इट इज यूज कर सकते हैं. डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज जनरली ग्रेटर देन दैट ऑफ द लिक्विड एंड गैसेस. Solid diffuse very slowly as compared to liquid and gas. Now come to the diffusion. So diffusion is one of the process in which, that is, diffusion is the process of movement of a particles from a higher concentration to lower concentration. This can be applicable for liquid and gases. That means liquid and gases can easily move from lower concentration to higher concentration or higher concentration to lower concentration. But let us consider one example, small example. बहुत छोटी example लेता है हम लोगों ने एक बकेट ली और बकेट के अंदर पानी भरा. उस पानी में अगर मैं डाई का एक ड्रॉप डाल दूं तो ये डाई का ड्रॉप डिफ्यूज आउट होना शुरू होता है, क्योंकि जहां हम लोग डाई डालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कि हाइयर कॉन्सेंट्रेशन है, और हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज आउट होना शुरू होता है. दिस इज द सिंपल फेनोमेनन ऑफ डिफ्यूजन. सो डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम अ हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. This can be very well applicable for gases and liquid,
but solid also shows a diffusion but very less. So diffusion in terms of solid is mainly based on thermal activated random motion. So जब तक हम लोग हीट नहीं, बिकॉज सॉलिड में मूवमेंट ही बहुत ही कम है, दैट मीन्स देर इज ओनली वाइब्रेशनल मूवमेंट इन अ सॉलिड, बिकॉज सभी के सभी इंटरमोलिकुलर फोर्स से स्ट्रांगली अटैच है. सो यहां अगर मैं बात करूं तो डिफ्यूजन प्रोसेस बहुत ही कम है, वेरी स्लो है सॉलिड में कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस. Now, next, most solid melts on heating and become liquid. The temperature at which the solid melts and changes into liquid state under the normal atmospheric pressure is called as normal melting point. Over here, हम लोगों ने एक चीज बताई है कि atmospheric pressure, because this might be a question. हम लोग अगर atmospheric pressure change करते जाएंगे तो वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड का हो, लिक्विड का हो या गैस का हो, चेंज होते रहेगा. जैसे कि अगर मैं बात करूं, हम लोग अगर हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं तो वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा कम होता है, और बिकॉज ऑफ दिस पानी जो कि 100 डिग्री पे बॉइल होता है, एग्जैक्टली वाटर अगर प्योर वाटर है इट बॉइल्स ऑन 100 डिग्री सेल्सियस, तो उस जगह पे मेरा बॉइलिंग पॉइंट समहाउ लेस देन 100 डिग्री रहेगा. वही अगर हम लोग सी शोर पे चले जाते हैं, समुद्र किनारे चले जाते हैं जहां की हल्का सा प्रेशर ज्यादा होता है, तो हमें टेम्परेचर 100 डिग्री के भी ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके मेरा वाटर बॉइल होगा. तो दिस कैन बी एप्लीकेबल फॉर सॉलिड ऑल्सो. सॉलिड एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम लोग सेम रख रहे हैं तो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो भी मेल्ट होगा सॉलिड, उसको उसका मेल्टिंग पॉइंट बोला जाएगा. सॉलिड्स आर नॉट ऑलवेज क्रिस्टलाइन इन नेचर, बिकॉज सम सॉलिड्स, दिस whatever the solid which present in a crystalline nature are to be called as true solid, while which are not present. So other form of the solid is, that is which is not crystalline, it is amorphous form. तो दूसरा वाला फॉर्म हमारे पास amorphous है. अगर आप यहां नीचे देखो क्लियरली आपको ध्यान में आएगा कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में एक रेगुलर रिपीटेटिव जियोमेट्रिक पैटर्न फॉलो हो रहा है, बिल्कुल एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक. रेगुलर भी है, रिपीटेटिव भी है, ऑर्डर भी अरेंज, दैट मीन्स ऑर्डरली अरेंज है, और एक जियोमेट्रिक पैटर्न है इसमें. वही अगर मैं अमॉर्फस में बात करूंगा तो ना तो ये रेगुलर है, ना ही ये ऑर्डरली प्लेस है, ना ही इसमें कोई रिपीटेशन दिख रहा है, और इसीलिए इसमें कोई ज्योमेट्रिक पैटर्न भी नहीं है. सो दिस इज ऑल अबाउट amorphous. ओके, सो नेक्स्ट, types of solid. Solids can be broadly categorized or classified into true solid and pseudo solid. Crystalline solid is called true solid, while amorphous solid को हम लोग बोलेंगे pseudo solid. So यहां पर अगर आप देखोगे, हमने अभी वापस से फिर से वही बात कर रहे हैं कि अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को केयरफुली देखो तो आपको एक रेगुलर पैटर्न फॉलो होते हुए दिखेगा. दैट मीन्स ग्रीन, then green atom, then pink, then green, then pink. Likewise, this is regular, orderly, repetitive, geometric pattern. While amorphous solid में ऐसा कोई पैटर्न आपको मिलेगा नहीं, रेगुलर, रिपीटेटिव, ज्योमेट्रिक. अगर आप इसको 3D में देखेंगे तो यहाँ पर एक फाइल दिख रही है आपको जो घूमते हुए क्रिस्टल पैटर्न दिख रहा है, ये क्यूब क्रिस्टलाइन पैटर्न है. नाउ डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन एंड amorphous solid. सो डेफिनेटली शेप के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्रिस्टलाइन को दे हैव अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर. व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग रेंज ऑर्डर? अगर हम लोग बात करेंगे, when the atomic particle shows the periodicity over the large number of atomic diameter and each atomic particle has a specific relationship with the lattice point, is to be called as long range, and this can be property of what we called crystalline. अगर आपको और भी सिंपल शब्दों में समझाना है तो अगर आप इसको देखो तो यहाँ का पैटर्न यहाँ भी रिपीट हो रहा है, आगे जाओ यहाँ भी रिपीट हो रहा है,
यहाँ भी रिपीट हो रहा है। सो अगर आप देखो तो इसमें लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर है जो कि रिपीट होते जाएगा यहाँ से लेके यहाँ। इसके नीचे कितने भी स्ट्रक्चर हो आगे तक के तो वो सेम यहीं पर भी सेम पैटर्न रिपीट होगा। तो हम लोग जब बात करेंगे कि ये प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वेयर द एटॉमिक पार्टिकल शोज द पीरियोडिसिटी, वही पार्टिकल पीरियोडिकली रिपीट या वही एटम आयन या मॉलिक्यूल रिपीट होगा पीरियोडिकली over a long period or over a long distance, it is to be called as long range order. While short range, अगर मैं यहाँ पे बात करूं एमॉर्फस के लिए तो यहाँ बहुत ही कम चांस है कि ये एक या हार्डली दो नियरेस्ट एटम में रिपीट होने के चांसेस है, उसके आगे ये रिपीट होगा नहीं. सो दे आर हैविंग अ शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर. So next, melting point, definitely crystalline solid having a very definite and sharp melting point, while the amorphous do not have a sharp and definite melting point. Heat of fusion, it is the over which the melting point is calculated. So definitely अगर melting point इसका fix है तो हमारे पास heat of fusion भी definitely होगा, fix होगा. जो कि हम लोग एमॉर्फस के बारे में अगर बात करेंगे तो हीट ऑफ फ्यूजन इसका फिक्स नहीं होगा, इट इज अ रेंज. अगर और सिंपल बात करूं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ही ले लेता हूं, क्रिस्टलाइन सॉलिड NaCl. एमॉर्फस सॉलिड में एग्जांपल लेना है तो रबर ले लो, प्लास्टिक ले लो या ग्लास ले लो. तो जब मैं रबर को मेल्ट करने जाऊंगा तो आई एम नॉट सेइंग दैट कि रबर एग्जैक्टली 280 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हुआ. रबर जब मेल्ट होगा तो इट इज मेल्ट ओवर अ रेंज, मे बी इट स्टार्ट फ्रॉम 260 एंड एंड ऑन 280. तो 260 से लेके 280 तक के ये एक रेंज में मेल्ट हो रहा है. तो इसको हम लोग हीट ऑफ फ्यूजन भी डेफिनेट नहीं है और मेल्टिंग पॉइंट भी डेफिनेट नहीं. वही अगर मैं बात करूं NaCl शार्पली मेल्ट ऑन अ से 800 डिग्री सेल्सियस. तो वहां पर सभी पार्टिकल NaCl के शार्प मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं. सो कॉम्प्रेसिबिलिटी, नाउ कम टू दी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, कॉम्प्रेसिबिलिटी, बिकॉज इनका एक रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न है. अगर आप देखो इनका स्ट्रक्चर इतना अच्छी से अरेंज किया है कि यहां पर वो एक रिजिडिटी शो करते हैं. जब हम लोग इसको प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे कोई भी कॉम्प्रेशन फोर्स लगा के इस स्ट्रक्चर को, तो ये स्ट्रक्चर रेजिस्ट करेगा कॉम्प्रेशन को, एंड दैट्स व्हाई दे आर शो इनकॉम्प्रेसिबिलिटी. व्हाइल अगर इस स्ट्रक्चर को आप कॉम्प्रेस करने की कोशिश करो ऊपर से फोर्स लगा के, तो यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा कॉम्प्रेस करने में. सो दे शो appreciable extent of compressibility. which one? एमॉर्फस. तो एमॉर्फस काफी अच्छे कॉम्प्रेसिबिलिटी शो करते हैं, क्रिस्टलाइन कॉम्प्रेसिबिलिटी को रेजिस्ट करते हैं बिकॉज उनके बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, उनकी ज्योमेट्री स्ट्रांग है, उनका एक पैटर्न फॉलो होता है, एंड दैट्स व्हाई दे आर शोज इनकॉम्प्रेसिबिलिटी. यहां पर ऐसा कोई बॉन्ड या पैटर्न फॉलो नहीं होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉम्प्रेसिबल. नाउ नेक्स्ट, कटिंग. अगर मैं किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करने की कोशिश करूंगा तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो कट होगा उसके क्रिस्टल फॉर्म में ही. दैट मीन्स विथ शार्प एजेस एंड टिपिकल क्रिस्टलाइन प्लेन. वही अगर मैं बात करूं एमॉर्फस सॉलिड को अगर मैं कट करूं तो या तोड़ने की कोशिश करूं तो दे ब्रेक इनटू अ पीसेस विथ इरेगुलर सरफेस. तो अगर हम लोग इसको कट करेंगे, फॉर एग्जांपल यहां हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को लेते हैं. इफ वी वांट टू कट इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इट कैन ब्रेक इनटू द sharp edges while amorphous is break into the irregular surface. Isotropy and anisotropy, this is again important point. anisotropy के अगर बारे में बात करना है मुझे, so anisotropy is the property of a substance to exhibit variation in the physical property along different molecular axes. अगर यहां मैं बात करूं, so this is so anisotropy is the property of a substance to exhibit variation in a physical property along the different molecular axis.
दैट मीन्स अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं अलग अलग मॉलिक्यूलर एक्सेस को, तो यहाँ आप ये अनआइसोट्रॉपिक बिहेवियर इन क्रिस्टल है, अगर आप इसको केयरफुली ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलेगा कि हम लोग अलग अलग एंगल से अगर देखेंगे इसमें, सो दिस लीड्स इनटू द डिफरेंट फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इन अ सिंगल क्रिस्टल along the different axis. तो अगर आप अनआइसोट्रॉपी में ए बी सी अलग अलग डायरेक्शन से आप बात करोगे, तो यहाँ पे आपको अलग अलग पार्टिकल्स फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज दिखेंगी. जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंस इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, डिफरेंट पोलराइजेशन ऑफ लाइट. तो क्रिस्टल में से अगर आप देखो तो अलग पोलराइजेशन लाइट होगा अलग अलग डायरेक्शन में. वही अगर मैं आइसोट्रॉपिक के बारे में बात करूं, जैसे कि यहाँ आपके सामने ये ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं, आप किसी भी एंगल से देखो तो आपको यहाँ पे पूरे ग्रीन डॉट्स ही दिखेंगे. वेदर यू कम फ्रॉम दिस एंगल, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड, और फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और इवन डायगोनल. बट अगर आप यहाँ अनाइसोट्रॉपी में देखोगे, you can simply say that अगर मैं टॉप टू बॉटम देखूं तो यहाँ पर एक जगह मुझे ब्लू लाइन है, एक जगह मुझे डॉटेड सर्कल्स है, फिर से ब्लू लाइन है, फिर से डॉटेड सर्कल है. इफ आई सी डायगोनली देन हम लोग अगर बात करेंगे तो ये डॉटेड या हॉलो सर्कल, फिर ब्लू डॉट, फिर हॉलो. सो अगेन यहाँ पर फिर से कंटिन्यूटी अलग हो गई. So this happens with the crystalline form. So crystalline form are anisotropic in nature. So they shows a different physical and mechanical properties in a single crystal along the different axes. And not only this, their physical properties also different or chemical properties also different in terms of polarization law of light. Example अगर मुझे लेना है तो different electrical and thermal conductivity आप ले सकते हो. So this is all about अनआइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी. सो यहां हम लोग आते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर. वॉल्यूम चेंज, अगर ये आप देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड का बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बना है. अगर हम लोग इसको हीट देंगे और हीट देने के बाद में ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा. जैसे ही ये मेल्ट होगा इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, और इनके जैसे ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे तो आपको एक सडन चेंज इन वॉल्यूम नोटिस होगा, क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहे थे और उस वजह से अभी आपका वॉल्यूम सडन चेंज होने वाला है. वही आपके पास यहां अगर मैं बात करूं एमॉर्फस के लिए, तो यहां ऐसे कोई स्ट्रक्चर का पैटर्न नहीं था, जिस वजह से अगर हम लोग इसको मेल्ट करेंगे, एक तो ये ओवर रेंज पे मेल्ट होगा और उसमें भी यहाँ एक कोई सडन चेंज इन वॉल्यूम आपको नहीं नोटिस होगा मेल्टिंग पे. सो दिस इज ऑल अबाउट वॉल्यूम चेंज. सिमेट्री, यस, हमने इसके पहले बार बार बोला है कि दे पजेस व्हाट वी कॉल्ड रेगुलर रिपीटेटिव ज्योमेट्री. सो सिमेट्री, दे पजेस अ सिमेट्री, दे डू नॉट पजेस सिमेट्री. इंटरफिशियल एंगल्स, यस, दे पजेस इंटरफिशियल एंगल. हम लोग अगर यहां बात करें तो देर इज प्रेजेंस इंटरफिशियल एंगल बिटवीन. अब इंटरफिशियल एंगल यानी क्या, ये हम लोग पहले डिस्कस कर देते हैं. सो इंटरफिशियल एंगल इज एंगल प्रेजेंट बिटवीन द टू एडजेसेंट फेसेस इन द क्रिस्टल. सो इसको हम लोग बात करेंगे कि ये इंटरफिशियल एंगल है. सो यहां पर एक लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी भी हम लोग डिस्कस करते हैं. सो ऑल crystals of the same substance, the angle between corresponding faces have the same value when measured at a same temperature. तो that it is called as law of constancy. अगर हम लोग एक टेम्परेचर पर, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है, से टेम्परेचर 25 डिग्री है और हम लोग 25 डिग्री पे ही इसी सेम सब्सटेंस का अगर हम लोग एंगल मेजर करने की कोशिश करेंगे, सो इट इज 120 डिग्री
at 25 degree for all crystals of a same substance. It is mandatory कि हमारे पास एक ही सब्सटेंस के क्रिस्टल्स हो और टेम्परेचर हमारा सेम हो तो हमारा इंटरफिशियल एंगल सेम होगा. वैसे ये दे डू नॉट पोजेस इंटरफिशियल एंगल प्रॉपर्टी फॉर एमॉर्फस. तो यहां हम लोग लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी के बारे में बात करते हैं. ऑल क्रिस्टल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस, the angle between corresponding faces have the same value when measured at a same temperature, and that concept was first proposed by Steno. तो ये law of constancy का propose किया है first time Steno ने. So now यहां तक के हम लोग क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस के डिफरेंस देखें. आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड के ऊपर, सॉरी आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर. नाउ आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म. आइसो का मतलब है सेम, मॉर्फ का मतलब है स्ट्रक्चर. दैट मीन्स अगर मेरे पास सेम स्ट्रक्चर होंगे तो हम उसको बोलेंगे आइसोमॉर्फ. मगर सेम स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, डिफरेंट केमिकल, सिमिलर केमिकल कंपोजिशन. यहां पर हम लोग बात करेंगे टू सब्सटेंसेस आर सेड टू बी आइसोमॉर्फस इफ दिस possess सिमिलर क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड सिमिलर केमिकल कंपोजिशन. लाइक अगर मैं यहाँ एग्जांपल लूँ सोडियम सेलेनेट का और सोडियम सल्फेट का, तो सोडियम सेलेनेट अगर आप देखो Na2SeO4 और अगर सोडियम सल्फेट का स्ट्रक्चर देखो तो Na2SO4, डेफिनेटली सेलेनियम एंड सल्फर बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप. इनका मोर और लेस केमिकल कंपोजिशन का स्ट्रक्चर सेम है तो इनका क्रिस्टलाइन नेचर यहां पर सेम है. दैट मीन्स बोथ आर फॉर्म इन अ क्रिस्टलाइन. तो अगर दोनों भी ऑर्थोरेम्बिक बना रहे हैं, ट्राइक्लिनिक बना रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे आइसोमॉर्फस है. ओके, सो सोडियम सल्फेट इज आल्सो टू बी कॉल्ड एज ग्लोबर्स सॉल्ट इन इट्स अनहाइड्रस फॉर्म. व्हाट वी कॉल इट, ग्लोबर्स सॉल्ट. ओके, सो यहां पर अगर मैं बात करूं Na2SeO4, Na2SO4 के बारे में, सो दे बिलोंग टू आइसो मतलब सेम, मॉर्फस मतलब सेम, मॉर्फ इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम हो. नॉट ओनली, कभी कभी ये जरूरी नहीं होता है कि आपका केमिकल स्ट्रक्चर सिमिलर है या सिमिलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो हर वो आइसोमॉर्फस होंगे. जैसे कि नीचे एग्जांपल देखो NaNO3, सोडियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट बिलोंगिंग टू सोडियम एंड पोटेशियम टू belonging to the same group, still they are not isomorphous with each other. इनके देखो सिमिलर फॉर्मूला बट डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म है. दैट्स व्हाई दे आर नॉट आइसोमॉर्फस. क्रिस्टलाइन फॉर्म सेम, आइसोमॉर्फस. क्रिस्टलाइन फॉर्म डिफरेंट, नॉट आइसोमॉर्फस. सो द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म. कोई एक ही कंपाउंड एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि दो कंपाउंड एक क्रिस्टलाइन फॉर्म शो कर रहे तो आइसोमॉर्फस, दो कंपाउंड अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म शो कर रहे थे तो नॉट आइसोमॉर्फस. मगर हम लोग बात कर रहे हैं अभी एक ही कंपाउंड टिपिकली एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म शो करता है तो उसको हम लोग बोलेंगे, उस फिनोमेनन को पॉलीमॉर्फिज्म. जैसे कि सल्फर शो करता है टू डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म, एक होता है ऑर्थोरोम्बिक या हम लोग बोलेंगे दूसरा मोनोक्लिनिक. तो ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक अगर मैं बात करूं तो ये प्लकड रिंग स्ट्रक्चर या क्राउन स्ट्रक्चर दिखता है सल्फर का. तो सल्फर के बहुत सारे एलोट्रॉप्स है, अल्फा बीटा एंड गामा एलोट्रॉप्स ऑफ द सल्फर्स अवेलेबल, और वो अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म में सल्फर क्रिस्टलाइज होता है. और एक ही सल्फर कभी आपको रोम्बिक फॉर्म में मिलेगा तो कभी मोनोक्लिनिक फॉर्म में मिलेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म. चलते हैं आगे. होपफुली आपको आइसोमॉर्फस पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आया. आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड. सो टाइप्स ऑफ सॉलिड में अगर मुझे बात करना है तो फर्स्ट इज द आयोनिक सॉलिड. आयोनिक सॉलिड में यूजुअली ये आयोनिक सॉलिड बनता है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है दोनों में. सॉलिड्स के अंदर अगर हम लोग बात करें दोनों भी एटम्स के अंदर, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज द नेगेटिव. सो
पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस नेटवर्क सिस्टमेटिकली अरेंज, इसके अंदर सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, अगर आपको लेना है यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड, सो दीज आर ऑल कम्स अंडर आयोनिक सॉलिड। यहाँ कुछ एग्जांपल आप ध्यान में रखो, जैसे मैंने बोला था कि यस और पी ब्लॉक में, बट जिंक, सल्फर, दैट मीन्स ZnS, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जिंक ब्लेंड। जैसे हम लोग बात करेंगे दिस इज ओवर, जब आपका चैप्टर आएगा मिनरल्स, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि इसको हम लोग जिंक का मिनरल करके, दैट मीन्स ओवर करके यूज करते हैं। BaSO4, K2SO4, बेरियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, सो दीज आर दी सर्टेन एग्जाम्पल विच शोज दी आयोनिक सॉलिड। यहाँ इनके दोनों के बीच में सॉलिड बनने के पीछे एक रीजन है, उनके बीच में होने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दैट इज बॉन्डिंग इज कोलम्बिक। तो इनके बीच में कोलम्बिक बॉन्डिंग है। फिजिकल नेचर इनका, दैट इज दे आर समहाउ हार्ड बट ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब सिंपल सा है, जब मैं इसको प्रेशराइज करूंगा या इस पे फोर्स लगाऊंगा तो ये बिखरना शुरू हो जाएंगे, दैट मीन्स ये टूटना शुरू हो जाएंगे इन फॉर्म ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स। ये नो डाउट हार्ड है, इनकॉम्प्रेसिबल है, बट शोज ब्रिटल नेचर। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई, डेफिनेटली इनके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव एंड कोलम्बिक फोर्स है, तो दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ मोल्टन और इन देयर एक्वियस फॉर्म। मोल्टन फॉर्म को हम लोग फ्यूज्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं, दैट इज NaCl is very good conductor of electricity in its fused form, in its molten form, or in its aqueous form. Now covalent solid definitely कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होंगे। इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनने के पीछे रीजन यही होगा कि देयर इज अ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। तो बॉन्डिंग के सबसे पहले, दैट मींस बॉन्डिंग किस वजह से होंगी इसमें, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होंगी। एटम्स आर कनेक्टेड विद अ कोवेलेंट बॉन्ड, एग्जांपल क्वार्ट्ज, SiO2, अगर मैं बात करूं का डायमंड, ग्राफाइट, दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ द कोवेलेंट सॉलिड। लेट अस वन मोर एग्जांपल। यहां अगर आप देखोगे तो क्लोरीन क्लोरीन के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है, अगेन दिस इज वन मोर एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट। अगर इसमें शेयरिंग हो रही है, यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट होगा, यहां हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट होगा। मीथेन इज वन ऑफ द एग्जांपल, जहां पर हाइड्रोजन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होके कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट होगा। सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ द कोवेलेंट सॉलिड। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट। अगर इनके फिजिकल नेचर के बारे में बात करूं, डेफिनेटली दे आर वेरी हाई फिजिकल नेचर, दैट मीन्स उनका बहुत हार्ड नेचर रहेगा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यहां एक एक्सेप्ट ग्राफाइट, ग्राफाइट इज एग्जांपल विच somehow shows electrical conductivity, it can use in many semiconductor devices. So rest of the all act as a insulator, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पुअर शो करेंगे। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में अगर मैं बात करूं पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर्स मतलब दो अलग अलग पोल बनना, दो पोल मतलब एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। तो दो पोल बनेंगे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव पोल, तो हम उसको बोलेंगे पोलर। और जिसमें कोई भी पोल नहीं रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों भी कंबाइनिंग एटम्स की ऑलमोस्ट सेम होंगी, तो हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर। तो पोलर में यूजुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत होता है और नॉन पोलर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निग्लिजिबल होता है। और पोलर में दो पोल बनेंगे, नॉन पोलर में ऐसे दो पोल नहीं बनेंगे। सो मेजरली मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग जो भी होंगी, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से होंगी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल आप यहां ले सकते हैं S8, P4, CO2, CH4, CCl4, दीज आर द एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। डेफिनेटली यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं इसके अंदर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एग्जांपल अगर मुझे लेना है तो H2O का एग्जांपल हम लोग लग सकते हैं। सॉरी, यूजुअली मॉलिक्यूलर सॉलिड हैविंग, बिकॉज ये मॉलिक्यूलर लेवल पे है, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के अटैचमेंट है, दे आर सॉफ्ट इन नेचर,
melting point also low, boiling point is also low. Both are very, that means they are not good conductor, they are act as an insulator in terms of electrical conductivity. यहाँ पर अगर एग्जाम्पल लेना है मुझे, स्टार्च, सुक्रोज, वाटर, जैसे कि हमने बात किया था कि ये ज्वाइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. सो दिस इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर सॉलिड. सो अभी हमने आयोनिक सॉलिड को देखा, उसके बाद हमने कोवैलेंट सॉलिड को देखा, और अब हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड को देखें. नाउ नेक्स्ट मेटालिक. मेटालिक सॉलिड का अगर मुझे बात करना है तो अगर आप देखो तो ये कैटायंस है, और ये जो रेड डॉट्स है इट इज जस्ट लाइक अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो कंटिन्यूअसली घूम रहे हैं. तो ये कैसे दिखेंगे आपको? कैटायंस इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंस्टिट्यूएंट इसका ऐसा रहेगा. बॉन्डिंग, डेफिनेटली देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग. फॉर एग्जांपल आप कोई भी मेटल उठा लो, सोडियम, कॉपर, गोल्ड, मैग्नीशियम, और एनी मेटल अलॉय. अगर मेटल अलॉय के बारे में भी बात करेंगे तो जैसे स्टेनलेस स्टील, bronze, these are the metal alloy, these all present, there is a metallic bond. Physical nature, they are definitely they are tough, they are hard, but जैसे कि हमने बात किया था कि आयनिक सॉलिड जो है वो ब्रिटल है, इसको दबाएंगे तो ये बिखरना शुरू हो जाएगा. वैसे हम लोग यहाँ बात करेंगे कि मेटालिक सॉलिड जो है ये समहाउ टफ है. जैसे दैट मीन्स हार्ड भी है, मगर इसको जब मैं प्रेशराइज करूंगा तो ये स्प्रेड होगा, ये बिखरेगा नहीं. तो या अगर हम लोग इसको खींचेंगे तो इसमें से हल्का सा, दैट मीन्स इसको स्ट्रेन होने के बाद में इसमें से तार बनना शुरू होता है. तो दे आर डक्टाइल एज वेल एज मैलिएबल. इनकी एक पतली सी चादर बना सकते हो इसको आप हैमरिंग करके, या इसमें से आप कॉपर का जैसे वायर निकलता है तो वैसे आप उसका थ्रेड लाइक वायर भी निकाल सकते हो. तो दे आर डक्टाइल एंड मैलिएबल. डेफिनेटली देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज देखो आप यहाँ पर कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स है और आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे. नाउ नेक्स्ट एटॉमिक. एटॉमिक में अगर मुझे बात करना है तो यूजुअली दिस प्रेजेंट इन अ नोबेल गैसेस. एटॉमिक लेवल पे दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहेगा वो लंडन फोर्स या वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, जो कि लंडन फोर्स ऑफ डिस्पर्शन या वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लेस, बहुत ही कम रहता है. तो डेफिनेटली ये बहुत सॉफ्ट. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी वेरी लो. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी both in terms of thermal and electrical, they are very poor conductor. Okay, so this is all about atomic solid. Hopefully you got the points which we have covered. For any admission related query you can contact on the given number. There is one our Facebook account, you can contact on Gmail, there is WhatsApp number, you can follow us on Instagram account. So thank you. If you like the video, please subscribe. Thanks for watching the video.